हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है रसायन बलगतिकी, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ठीक। रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, इसको देखो। जैसे सुन लो, जैसे कोई गाड़ी है और कोई गाड़ी है, बाइक मान लो है, वो यहाँ से और 5 किलोमीटर तक जा रही है। 1 घंटे में मान लो 25 किलोमीटर तक जा रही। कोई गाड़ी है 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है? 25 किलोमीटर की दूरी जा रही। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई रसायन है, यानी जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है? अभिकारक होता है। अपकारक किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है, यानी उत्पाद में बदलता है। रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे ये मान लो कोई रिएक्शन है N2, चलो, और H2 को हम अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनना है? NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। जब शुरू में इसको बोलते हैं अभिकारक, इतने को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। ओके, ठीक। जब शुरू में क्या होगा? जो अभिकारक है उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी ना? रहेगी। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो अभिकारक है उसमें किस में बदलना चालू कर जाएगा? उत्पाद में। अब अभिकारक की मात्रा घटेगा और उत्पाद की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा ही होगा ना? तो हम लोग देखेंगे कि समय के अनुसार जो अभिकारक है उसके सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसी को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स का उपयोग करते हैं, रसायन बलगतिकी का उपयोग करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है? रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, यानी स्पीड, कितना स्पीड से हो रहा है और उसकी क्रिया विधि कैसे हो रहा है का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? रसायन बलगतिकी बोला जाता है। एनी डाउट? आगे देखो, इसका क्या महत्व है? महत्व का इम्पोर्टेंस क्या है? अभिक्रिया की गति मापते हैं। इससे क्या करते हैं? अभिक्रिया की गति को मापते हैं, यानी कितने समय में कितना अभिकारक क्या हुआ है? खत्म हुआ है। कितने समय में कितना अभिकारक खत्म हुआ है या कितना उत्पाद बना है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिया विधि को समझते हैं। कैसे हुआ है ये अभिक्रिया? हुई है तो कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, ये सारा चीज़ हम इससे देख सकते हैं। तीसरा चीज़, अनुकूलन परिस्थिति क्या होगा, यानी किस कंडीशन में कौन सा अवस्था रहेगा जो अभिक्रिया के दर को घटाएगा या बढ़ाएगा। अभिक्रिया अच्छे से किस में होता है, ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। ओके, अब देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो अभिक्रियाएं हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3। पहला होता है ऐसी अभिक्रिया तो बहुत तीव्र गति से होती है, यानी पलक झपकते हुए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों ने देखा है, एसिड बेस रिएक्शन। ये जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो बहुत फास्ट होते हैं। तो वो बहुत तीव्र गति की अभिक्रिया होती है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको होने के लिए बहुत समय लगता है, जैसे लोहे के जंग लगना। ये क्या है? बहुत तीव्र, बहुत धीमी गति की, बहुत मध्यम गति की अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं ना बहुत जल्दी हो जाती हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं मध्यम गति की अभिक्रिया। ठीक, बात समझ पाए? बहुत तीव्र, बहुत तीव्र, बहुत स्लो, और एक बीच में क्या हो जाएगा? मध्यम गति। तो हम लोग इस चैप्टर में मध्यम गति की अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ओके, एकांक। अब अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करते हैं? एकांक समय में अभिकारक, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला ही परिवर्तन होता है, उससे हम ज्ञात। जैसे हम चाल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता था कि दूरी बटे समय, यानी हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? यानी जो एकांक समय है, यानी जिस समय में हमारा, इधर देखो, ये हम क्या करने जा रहे हैं? एवरेज रेट ज्ञात करने जा रहे हैं। तो वेग ज्ञात करेंगे। अभिक्रिया का वेग अगर ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करते हैं? ठीक,
कंसंट्रेशन में जो चेंज आया, यानी उसके सांद्रता में जो क्या हुई है, चेंज आया। सी मतलब होता है सांद्रता, सी मतलब कंसंट्रेशन में सांद्रता, यानी उसके सांद्रता में जो चेंज आया है और बटे टाइम, कितने टाइम में आया है, उसी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग ज्ञात हो जाता है, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते। इसी तरीके से तो हम फिजिक्स में क्या करते थे, स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। उसी के तरीके से है कि नहीं है ना। तो इसी तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। अब अभिकारक क्या हो रहा, अभिकारक खत्म हो रहा था, अभिकारक क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। जैसे N2 है और H2 है, यहाँ से बनता था NH3, NH3। तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। जब हम अभिक्रिया इसका, जब हम अभिकारक को लेकर उसके सांद्रता कैसे खत्म हो रहा है, तो अभिकारक के लिए माइनस लग जाता है, अभिकारक के लिए क्या लग जाएगा, माइनस। तो उत्पाद बन रहा है तो उसके लिए क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, औसत वेग क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में सांद्रता परिवर्तन, किसी निश्चित समय अंतराल में सांद्रता परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, औसत वेग, यानी अभिक्रिया की औसत वेग कहलाती है। ठीक। और एवरेज, ये भी मतलब होता है औसत, ये भी जी मतलब क्या लिखा है, औसत। ठीक। अभिक्रिया का औसत वेग अगर ज्ञात कर रहे हैं तो देखो सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, टाइम में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा है, क्यों लगा है, अगर अभिकारक की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे, अगर उत्पाद की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। बात समझ में आया सबको। दूसरा वेग क्या हो सकता है, दूसरा वेग हम ये एक औसत ज्ञात किए हैं, यानी मान लो 0 टाइम से लेकर और 20 सेकंड के बीच का ज्ञात किए हैं। पहले मान लो पहले सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच का जो चेंज आया, परिवर्तन आया उसके सांद्रता में, उसको ज्ञात किए हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 11वें सेकंड पे तुरंत हमें बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए, किसी क्षण पे बताइए। जब किसी क्षण पे ज्ञात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग। क्या बोलते हैं उसको, तात्क्षणिक वेग। यानी किसी इंस्टेंट पे ज्ञात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक वेग बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा उसी चीज को अगर हम बड़े में चेंज ज्ञात करते हैं तो डेल्टा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे में ज्ञात करते हैं तो डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो DC अपॉन DT, DC अपॉन DT। एनी डाउट। अगर हम किसके लिए, अभिकारक के लिए, अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, अभिकारक के लिए कर रहे हैं तो किस में लगेगा, माइनस लगेगा। और उत्पाद की अगर बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। एनी डाउट है। किसी विशेष क्षण पर यानी DT टाइम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना, ये क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अच्छा, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का इकाई क्या होगा, इसका अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सांद्रता का इकाई क्या होता है, सांद्रता मतलब मोलरता। मोलरता की इकाई क्या होती थी, मोल। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोल बटे आयतन होता था, मोल बटे आयतन होता था ना। तो मोल का आयतन, मोल बटे आयतन, तो यानी मोल बटे लीटर हो जाता, मोल बटे लीटर हो। इतने का मोल बटे लीटर हो गया और T से और डिवाइड कर रहे हैं इसलिए सेकंड और आ गया। तो क्या हो गया इकाई इसका, मोल पर लीटर पर सेकंड। सांद्रता का ये जो वेग है, वेग का यूनिट क्या आ गया, वेग की इकाई क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, आगे देखो सांद्रता और समय पर ग्राफिक निरूपण। ग्राफ के माध्यम से इसको देखो, तो ग्राफ के माध्यम से कैसे देख रहे हैं, देखो क्या मैंने बोला था कि सांद्रता क्या हो रही थी, घट रही थी। सांद्रता किसका, अभिकारक के सांद्रता समय के अनुसार घटेगी और उत्पाद के सांद्रता समय के अनुसार बढ़ेगी। यहाँ पे ये क्या है, सांद्रता है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। देखो मान लो यहाँ पे है, लिख दूं मैं, यहाँ पे मान लो 0 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड है, यहाँ पे 15 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, 50 सेकंड है। ठीक, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ पे मान लो सांद्रता है 5, ये 10, ये 50, ये 100, ये 1000, कुछ भी मान लो है। अब ये समय ऐसे ऐसे धीरे धीरे, अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। अब सांद्रता कम हुआ, 15 सेकंड पे सांद्रता कम हो गया, 30 सेकंड पे सांद्रता कहाँ आके पहुँच गया, तो 5 और 10 के बीच में पहुँच गया। तो सांद्रता समय के अनुसार घट रहा है कि नहीं घट रहा है। और ये किसके लिए हम कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये माइनस लगा है तो माइनस किसके लिए लगता है, अभिकारक के लिए।
यानी समय के अनुसार अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि सांद्रता घट रही है। ठीक, ये रिएक्टेंट, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे सामने इसलिए लगा है -D कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। ओके, समझ में आया सबको? ये समझ। यहाँ उत्पाद को देखो, उत्पाद में क्या है, यहाँ पे वही सेम तरीके से मान लो यहाँ पे मैं बना दूँ, उसी चीज़ को यहाँ पे अगर बना दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जैसे ये 10वें सेकंड पे है तो यहाँ पे 10वें सेकंड पे यहाँ पे आ रहा है, 30वें सेकंड पे यहाँ पे आ रहा है, तो सांद्रता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे समय बीतता है तैसे तैसे उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो सामने क्या लगा है, प्लस। क्या लगा है, प्लस। अगर सांद्रता उत्पाद की बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, और जिसका बढ़ेगा उस पर प्लस होगा और जिसका घटेगा उस पर माइनस होगा। समझ में आया ग्राफ है? आगे देखो, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया जो हो रही है उसके वेग को, यानी कौन कौन से ऐसे चीज होते हैं जो अभिक्रिया के दर को घटाते हैं या अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। ठीक, अभिक्रिया होने का मतलब क्या है कि अभिकारक उत्पाद में बदलने का जो दर है, यानी 5 सेकंड में कुछ उत्पाद, पहले क्या हो रहा था, 5 सेकंड में कुछ क्या हो रहा था, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा था। ठीक, अब हम कोई चीज़ और कर दिए जिससे उतना ही उत्पाद 3 ही सेकंड में बन जा रहा है, तो कौन सा है जो अभिक्रिया के दर को घटा रहा है या बढ़ा रहा है? तो कौन कौन से होते हैं उसको देख लो। तो अभिक्रिया वेग थे, पहला क्या है, सांद्रता। पहला क्या है, सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक पहला जो है वो क्या है, सांद्रता। सांद्रता क्या करता है, अगर हम अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाते हैं, अगर हम अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? अच्छा, अभिक्रिया होता कैसे है, जब दो अभिकारक के कण आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। और सभी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं, उत्पाद नहीं बनता है, कुछ ऐसे टक्कर होते हैं जो किसमें चेंज कर देते हैं, उससे टक्कर से क्या बन जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिकारक के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उनकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो उनके बीच में टक्कर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, सांद्रता बढ़ती है तो वेग भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी टक्करों की संख्या बढ़ती है। बात समझ में आया सबको? है। दूसरा है तापमान। दूसरा क्या है, तापमान। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारक के जो कण थे वो क्या करेंगे, गत करना बहुत तेज चालू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और बहुत तेज से गत करेंगे तो एक दूसरे से टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब टकराने की संभावना बढ़ेगी तो अभिक्रिया का भी वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से वेग बढ़ता है, यानी सक्रिय ऊर्जा पार करने वाले अणु बढ़ते हैं। ओके। तीसरा क्या है, अभिकारकों की प्रकृति बंध। अभिकारकों की प्रकृति बंध। मान लो कि ये हैं और बी, ये हैं और क्या हैं, बी हैं। इनसे बन रहे थे ये बी। क्या बन रहे थे, ये बी। अगर ये दोनों आपस में जल्दी टूट जाएंगे और ये दोनों आपस में जल्दी टूट जाएंगे तभी तो ये भी बनेगा। तो इनके बीच में, यानी इन अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल जो लग रहा है वो क्या हो, वीक हो। ठीक, क्या हो, वीक हो। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, वीक हो, ताकि ये दोनों क्या करें, जल्दी से टूट जाए और ये दोनों जल्दी से टूट जाएं कि क्या करें, नया बंध बना सके। बात समझता है? तो अभिकारकों की प्रकृति, यानी बंध जब क्या करेगा, टूटेगी, तभी तो नया बंध बनेगा। ओके। ठीक, फिर इधर देखो, दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब दाब बढ़ाते हैं तो गैसीय अणु जो होते हैं, गैस, इस कमरे में पूरा गैस भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, भरा हुआ है। मान लो एक गुब्बारा है और गुब्बारे में पूरा गैस भरा हुआ है, लेकिन जब उसको छोटा करते जाएंगे, उसमें दबाव लगाते हैं तो उसके कण क्या होते हैं, पास पास आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, गैस को जब दबाव लगाया जाता है बहुत पास पास, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को हाई प्रेशर पे, अधिक दाब पे जब भरा जाता है तो गैस किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में, द्रव में चेंज हो जाता है। कभी गैस सिलेंडर को ऐसे हिला के देखोगे तो पानी जैसा फील होता है कि नहीं होता है। ठीक,
क्यों? क्योंकि गैस के अणु क्या हो जाते हैं, पास पास आते हैं, और पास पास आते हैं तो किस में चेंज कर देते हैं, ध्रुव में चेंज कर देते हैं। तो जब गैस के अणु पास पास आएंगे तो क्या होगा, अपक्रिया का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, आगे देखो, आगे देखो, दूसरा चीज क्या है, इसके बाद क्या है कि सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जहां पे क्या हो रहा, अभिकारक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, उसका जो क्षेत्र बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेग भी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको पाउडर के रूप में लिया जाता है। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा जब उस अपक्रिया पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ड्राई ईथर को किस में लिया जाता है, शुष्क लिया जाता है, पाउडर के रूप में लिया जाता है, ताकि सरफेस एरिया, सतही क्षेत्र क्या हो जाए, बढ़ जाए। ओके, फिर क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अपक्रिया के दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, अपक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। ठीक, जैसे अपक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है, ये मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कम कर देते हैं। ठीक, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है तो अपक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो अभी आगे बढ़ाएंगे उसको। ठीक, फिर देखो, इधर देखो, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक। वेग नियम क्या होता है, देखो ये रेट है, चलो मैं बता रहा हूँ वेग नियम कैसे लिखते हैं। मान लो ये है, क्या है, एक मिनट, ठीक, देखो रेट जो है, रेट बराबर क्या है, रेट बराबर क्या है, रेट जो समानुपाती होता है, तो ये के पावर कुछ, इधर देखो सब लोग, पहले कोई रिएक्शन हो रहा था, ये प्लस बी बराबर क्या बन गया, ए बी बन गया, क्या बन गया, ए बी बन गया। अब हमें अपक्रिया के दर को लिखना है, तो अपक्रिया के दर लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो रेट है आर जो समानुपाती होता है इसके, ये जो है अपकारक का ये और अपकारक के बी के सांद्रता के, अपकारक के सांद्रता ये और अपकारक के सांद्रता के बी के क्या होता है, समानुपाती। अब इसके ऊपर पावर हो सकता है यहाँ पे ये लगा हो या बी लगा हो, तो यहाँ पे हो गया ये और यहाँ पे क्या हो गया, बी। लेकिन यही हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये यहाँ से नहीं लगा होता है। जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो समान होता है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है। जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ये हो गया कंसंट्रेशन बी के पावर बी। तो इसी को, इस जो फार्मूला बनता है उसी को क्या बोलते हैं, अपक्रिया का वेग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपक्रिया का वेग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अपक्रिया का वेग बोला जाता है। ठीक, ये प्रयोगिक होता है, कैसा होता है, प्रयोगिक। जो ऊपर ये पावर लिखा होता है वो प्रयोगिक होता है, वो रिएक्शन को देखकर नहीं लिखा जाता। जो रिएक्शन के सामने लिखा गया था उसको देखकर नहीं लिखा जाता है, ये प्रयोगिक मान होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये जो पावर है वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अपक्रिया का वेग समझ पाए। ठीक, ये जो के है, इस फार्मूले को सभी लोग याद रखेंगे, इस फार्मूले को खाली याद रखो। जो के है, आर जो लिखा है रेट है, अपक्रिया का वेग ज्ञात करने का यह फार्मूला होता है। रेट बराबर क्या होता है, के क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये और बी क्या होते हैं, अपकारकों की मोलर सांद्रता होती है। अपकारकों की क्या होती है, मोलर सांद्रता होती है। ओके, समझ पा रहे हो, सांद्रता समझ रहे हो, यानी यहाँ पे मोलरता को लिखा गया, क्या रखा गया है, मोलरता। और उसके जो पावर रखा गया है वो प्रयोगिक मान होते हैं। कैसे मान होते हैं, प्रयोगिक। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है के की विशेषताएं हैं, यदि ये बराबर बी हो, यदि ये बराबर क्या हो, बी हो, यानी ये यहाँ पे भी ये रख दिया जाए, यहाँ पे भी क्या रख दिया जाए, ये रख दिया जाए, तो यम को रेट यानी के से लिखा जाएगा। अच्छा, इन दोनों का मान क्या हो जाए, एक एक अगर हो जाए, यहाँ का मान 0 कर दें और यहाँ का मान क्या कर दें, 0 कर दें। यहाँ का मान अगर यक्स को 0 कर दिया गया, यक्स को 0 रख दिया गया
और y को 0 रख दिया जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। किसी के पावर 0 होता है तो कितना होता है? 1 होता। इसके पावर 0 हो गया तो कितना हो जाएगा? 1। और 1 हो गया तो सारा 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो रेट k के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ पाए? समझ गए? अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, जो प्रायोगिक मान आए हैं वो क्या हो जाए? अगर मान लो ये 0 कोट की अभिक्रिया हो, कितने कोट की अभिक्रिया हो? 0, तो ये भी मान 0 हो जाएगा, तो ये भी मान 0 हो जाएगा। जब दोनों मान 0 हो गया तो रेट किसके बराबर हो गया? रेट किसके बराबर हो गया? k के बराबर हो गया। यानी रेट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। अब रेट जो है वो बदलेगा नहीं। ओके, ठीक। इतना बात समझ में आया सबको? के का मान क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है। ये के का जो मान होता है किस पे निर्भर करता है? ताप पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केवल बस। और के का मान किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोट पर भी निर्भर करता है। के का मान केवल 2 जगह पे निर्भर करता है। किस पे? अगर तापमान बदलेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, और दूसरा चीज अगर अभिक्रिया की कोट भी बदलेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। इन्हीं दोनों चीज पे क्या करता है? निर्भर करता है, और बाकी किसी पे निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की कोट कैसे ज्ञात करते हैं? अभिक्रिया की कोट कैसे ज्ञात करते हैं? अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इन x और y को जोड़ देंगे, x और y को जोड़ देंगे, जो मान आता है वही अभिक्रिया की क्या होती है? कोट होती है। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 आ गया तो अभिक्रिया की कोट कितनी होगी? 0। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 आ गया तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? 1। और मान लो निगेटिव में आ गया तो अभिक्रिया की कोट निगेटिव, -2 आ गया तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? -2। मान लो 3 आ गया तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ पाए? तो वही चीज लिखा है कि वेग नियम व्यंजक में, वेग नियम व्यंजक यही तो था। इसमें क्या करते हैं? x और y को जब जोड़ देते हैं तो अभिक्रिया की कोट निकल जाती है, ऑर्डर निकल जाता है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं? अभिक्रिया की कोट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो रेट, अभिक्रिया की कोट निकालने के लिए जो आपके पास में व्यंजक दिए गए थे, रेट जो कांस्टेंट बनाया गया था, उसके कंसंट्रेशन के जो पावर लगे हुए थे उनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उनको क्या करते हैं? जोड़, x और y को जोड़ देंगे, जितना आएगा वही उसकी क्या होती है? ऑर्डर होता है, कोटि होती है। बात समझ में आया सबको? है। चलो दूसरा चीज मैं पूछ रहा हूँ, इधर देखो सभी लोग। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 0, क्या लिख दिया? 0। यहाँ पे अगर आपको 0 लिखा हुआ दिख जाए, क्या लिखा हुआ दिख जाए? 0। और यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए 2, तो अभिक्रिया की कोट कितनी होगी? 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और समझ पाए? ठीक। दूसरा चीज, विशेषताएं कुछ देख लो इसके। अभिक्रिया के कोट क्या क्या हो सकते हैं? यह एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की जो ऑर्डर होती है, जो कोटि होती है, वो कैसा है? प्रायोगिक मान है। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ओके। दूसरा चीज, इसका मान क्या क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3 हो सकता है, या भिन्नात्मक हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। बात समझ में आया सबको? आणविकता क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी मीन्स होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देखो इधर देखो, एक आणविक क्या है? इधर देखो, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि यहाँ पे ये प्लस बी मिलकर क्या बन गए? मिलकर क्या बन गए? ए बी बन गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यही तो अभिकारक है। तो कितने अभिकारक यहाँ पे? 2 अभिकारक अणु, चाहे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? आणविकता बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग भाग ले रहे हैं? 2 लोग। तो आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। दूसरा चीज, अगर मान लो कहीं पे यहाँ पे लिखा है NH3, क्या लिखा है? NH3, और ये टूट गया किसमें? N2 और प्लस H2 में,
तो एक अणु क्या हुआ, एक अणु टूटकर दो अणु बना लिए, ठीक। तो एक अणु भी तो भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, एक। कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। बात समझ में आया सबको? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो एक कोई अणु था, वो क्या हुआ, टूट गया। क्या हुआ, टूट गया। तो इसको बोलते हैं एक अणु। क्या बोलते हैं, एक अणु। यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे इसको, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक। अगर दो अणु थे, जैसे ये था, ये क्या हुआ, टूट गया, टूटकर क्या बन गया, N2 और H2O। तो दो अणुओं में टूट गया। एक अणु कितने अणुओं में टूट गया, दो अणुओं में। तो इसे को क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर कब कहते हैं, जब दो अणु क्या करते हैं, जैसे ये दो अणु ले लिए, ठीक, ये HI के दो अणु ले लिए और ये क्या हुए, टूट गए, अलग अलग हो गए। यानी दो अणु आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। और टक्कर करने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बाइमॉलिक्यूलर। क्या बोला जाता है, बाइमॉलिक्यूलर। ट्राइमॉलिक्यूलर किसे बोलते हैं, ट्राइमॉलिक्यूलर किसे बोलते हैं, जब तीन अणु क्या करते हैं, अभिक्रिया के लिए भाग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राइमॉलिक्यूलरिटी। क्या बोला जाता है उसको, ट्राइमॉलिक्यूलरिटी, ठीक। तीन लोग भाग ले रहे हैं, जैसे दो ये हो गए और एक ये हो गया, तो कितने लोग हो गए, तीन। तो तीन भाग लिए हैं। यहाँ पे कितने लोग भाग लिए हैं, दो लोग भाग लिए हैं। यहाँ पे एक लोग भाग लिए हैं। तो उसी के आधार पर इनकी मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड किया जाता है। इतना बार समझ में आया सबको, ठीक। ये आप लोग को पढ़ाया गया है, थोड़ा फास्ट है ना। तीन से, अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो तीन से अधिक नहीं होती है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी किसकी होती है, दो होती है। बाइमॉलिक्यूलरिटी ज्यादा मिलने की संभावना होता है कि आपको मिले। तीन से अधिक आणविकता अत्यंत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, महामुकाबला, यानी कोट और आणविकता। कोट क्या होती है और आणविकता क्या होती है। अगर एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसकी कोटि होती है, वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। मॉलिक्यूलरिटी समझ पाए थे, यानी कितने अणु भाग ले रहे हैं, यानी कितने अणु भाग ले रहे हैं। जैसे इसको समझ लो, जैसे यहाँ पे मैं लिया, क्या लिया, NH2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, NH3। और यहाँ मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, 2, और यहाँ क्या लिख दिया, 3। क्या लिख दिया, 3। इधर देखें सब लोग, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो ये 3 और 1 4। कितने अणु भाग ले रहे हैं, 3 1 4। अगर ये अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता, कौन सा रिएक्शन होता, एलिमेंट्री रिएक्शन होता, तो आणविकता उसकी कितनी हो जाती, 4 हो जाती। उसकी कोटि जो होती है वो कितनी हो जाती, 4। लेकिन ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसकी आणविकता 4, यानी इसकी कोटि जो है वो 4 नहीं होगी। इसकी कोटि 4, इसका ऑर्डर जो है 4 नहीं होगा, ठीक। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो कितना हो जाता, 4। कितना हो जाता, 4। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो 4 नहीं होगा। बात समझ में आया सबको, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, अभिक्रिया की कोटि जो होती है और मॉलिक्यूलरिटी, सांद्रता पदों की घातों का योग, इसको कैसे ज्ञात करते थे, अभिक्रिया की कोट कैसे ज्ञात करते थे। अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, अभिक्रिया की जो कोटि थी वो ज्ञात करने के लिए क्या करती थी, ये बताओ मुझे। तो R बराबर क्या होता था, R बराबर क्या होता था, R बराबर होता था K, ये के पावर X और B के पावर Y। अगर इन दोनों को, अगर हमें कोटि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है। कोट को N से लिखते हैं ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा, X प्लस Y। क्या हो जाएगा, X प्लस Y, ठीक। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, कोटि निकल जाएगा। लेकिन हमें आणविकता ज्ञात करना होता था, तो क्या करते थे, देखते थे कितने लोग टक्कर किए हैं, कितने परमाणु आपस में क्या किए हैं, टक्कर किए हैं। उससे हम देख सकते थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। बात समझता है।
जो एक्सपेरिमेंटल, ये अभिक्रिया की जो कोट होती है वो कैसी होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। कैसी होती है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और ये कैसी होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। आणविकता कैसी होती है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब हम देख कर बता सकते हैं कि कितने अणु भाग लिए हैं। टक्कर वाला देख कर बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? बता रहे थे ना कि कौन कौन सा टक्कर किया है, तो इसको हम देख कर बता सकते हैं। सिद्धांतिक मान होता है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ पाए? इसका मान क्या क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और इसका मान क्या हो सकता है? आणविकता क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हमेशा क्या रहेगा? और शून्य कभी नहीं हो सकता। कोई अगर 0 है तो वो कभी टक्कर करेगा? नहीं करेगा। है ये कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं? प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वहाँ पे, और जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। अभिक्रिया की कोट हम दोनों के लिए निकालते हैं। अभिक्रिया की कोट हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं। कौन कौन से रिएक्शन के लिए? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो उसके लिए भी, और कम्प्लेक्स रिएक्शन हो उसके लिए भी, दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो आणविकता है वो किसके लिए क्यों निकाल सकते हैं? केवल एलिमेंट्री रिएक्शन यानी प्राथमिक के लिए केवल निकाल सकते हैं। प्राथमिक कोट की अभिक्रिया के लिए केवल हम निकाल सकते हैं, और सबके लिए निकाल नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक।